हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, योग्यतम की जीविता का सिद्धांत समाजशास्त्र में किसके द्वारा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति बदलते हुए परिवर्तित होते हुए समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है अथवा अनुकूलन कर लेता है वह आगे बढ़ता है, और जो यह सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता वह समाप्त हो जाता है। तो योग्यतम की सिद्धांत में यही बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया है कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिमय सिद्धांत के द्वारा। विनिमय सिद्धांत का मतलब होता है कि जहाँ किसी चीज़ का लेन देन होता है या वस्तुओं का लेन देन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? तो इसे दिया है आपके आर.के. मर्टन द्वारा। ठीक है, आर.के. मर्टन द्वारा। इन्होंने बताया कि एक ही परिस्थिति को धारण किए हुए एक ही व्यक्ति जो है परिस्थिति समुच्चय बनाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियाँ मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिस्थिति समुच्चय। अभी हमने आपको बताया ना कि एक ही व्यक्ति द्वारा धारण की गई परिस्थितियाँ, यानी कि एक ही परिस्थिति, यानी कि ये शिक्षक भी है, प्राचार्य भी है, स्थानीय सदस्य भी है, स्थानीय क्लब का सदस्य भी है। तो यह सब मिलकर के जो है परिस्थिति समुच्चय का निर्माण किया है इन्होंने। परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है, एक अर्जित परिस्थिति और दूसरा होता है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति आपको जन्म के आधार पर मिली परिस्थिति होती है, जैसे आप किसी के बेटा हैं, किसी का भाई है। ठीक है, तो ये आपका प्रदत्त हो गया। और अर्जित जब आप अपनी योग्यता के द्वारा किसी पद को धारण करते हैं तो आपका अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकारी कानून। ठीक है, आधुनिक समाज में प्रतिकारी कानून होता है। दुर्खीम ने अपने सामाजिक एकता के सिद्धांत में बताया है कि एकता दो प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक एकता वाली समाज होती है जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे, और दूसरा होता है सावयवी एकता वाली समाज। ठीक है, यहाँ पे जो है श्रम विभाजन के बाद अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग परिस्थिति होती है। तो यांत्रिक एकता के अंतर्गत जो है कानून दमनकारी कानून होता है, यानी कि वहाँ पे व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समूह के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है कठोर दंड दिया जाता था उस समय। परंतु आज आधुनिक युग में जो है प्रतिकारी कानून का प्रचलन है, यानी कि व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है, इसलिए उसने जो भी क्षति की होती है उसकी पूर्ति करने के बाद उसे जो है क्षमा कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण तथा सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, P.A. सोरोकिन। ठीक है, P.A. सोरोकिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरोकिन। इन्होंने जो है 3 प्रकार के संस्कृतियों में विभेद बताया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, एक तो इंद्रियपरक, दूसरा है विचारात्मक, और इन्हीं के बीच की स्थिति जो है वह होती है आदर्शात्मक। ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति। तो इन्होंने जो है घड़ी का पेंडुलम बताया है, ये घड़ी का पेंडुलम है, इसकी एक स्थिति जो आपकी हो गया इंद्रियपरक, ये वाली इंद्रियपरक, और दूसरी स्थिति हो गई विचारात्मक।
ठीक है, विचारात्मक, और इसी के बीच की स्थिति आपकी हो जाएगी आदर्शात्मक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सामाजिक समूहों को द्विग और त्रिक में वर्गीकृत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेल। इन्होंने जो है समूहों को 3 भागों में बांटा है, एकल, द्विग और त्रिक। ठीक है, एकल, द्विग और त्रिक, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह, यहाँ पे बाह्य समूह नहीं लिखा गया है, बाह्य, अंतः समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर किया है, तो आपके हो जाएंगे A.W. समनर। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एक ही, जिसे फॉकवेज बोला जाता है। 1907 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसी में इन्होंने अंतः समूह एवं बाह्य समूह के बीच अंतर बताया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? सॉरी, नीचे दिए गए ऑप्शंस थोड़े से मिस्टेक है ऑप्शंस में। यहाँ पे हो जाएगा आपका राल्फ लिंटन। ठीक है, राल्फ लिंटन, राल्फ लिंटन। इन्होंने बताया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थितियाँ होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है। भूमिका और जो है परिस्थिति की बात, इनकी अवधारणा जो है राल्फ लिंटन ने सर्वप्रथम दी थी और इनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन 1936 में यह प्रकाशित हुई थी पुस्तक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, द स्टडी ऑफ मैन 1936 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, यह वक्तव्य दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग्सले डेविस। परंतु इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, हमें लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए आर बेनेडिक्ट द्वारा। आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी मैलिनोवस्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं, तो यह जो है नृवंशी विज्ञान। ठीक है, नृवंश विज्ञान इससे संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पीजेंट एंड द पीजेंट सोसाइटीज़ पुस्तक लिखी है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी शैनिन। इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? तो यह संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के द्वारा, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, यह कथन दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है यह स्टेटमेंट दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने इसके लिए किस पद का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिमान चर। इन्होंने जो है 5 प्रकार के पैटर्न वेरिएबल्स यानी कि प्रतिमान चरों की बात की है, उसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए या कहीं नोट्स कर लीजिए। पहला होगा भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता। दूसरा है सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टवाद, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टवाद। तीसरा है आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता, आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता। चौथा है प्रदत्त बनाम अर्जित और 5वां है विसरण बनाम विनिर्दिष्टता।
विसरण बनाम विनिर्दिष्टता। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 5 प्रकार के पैटर्न वेरिएबल्स की बात की है, प्रतिमान चरों की बात की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखी गई है राधा कमल मुखर्जी द्वारा। राधा कमल मुखर्जी द्वारा। इन्हें जो है मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृतिकरण का परिणाम है, तो संस्कृतिकरण का परिणाम होता है ऑप्शन नंबर बी, किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा को आपके M.N. श्रीनिवास ने दिया है। इन्होंने बोला है, इनके अनुसार संस्कृति क्या है उसे सुन लीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार निम्न हिंदू जातियाँ या जनजातियाँ समूह उच्च अथवा बहुधा द्विज कही जाने वाली, द्विज का मतलब होता है कि कोई अन्य जाति, द्विज कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों तथा जीवन शैली को बदलने का प्रयत्न करती है। यह किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता का स्वरूप है। ठीक है, तो यह जो है परिभाषा दी है आपके M.N. श्रीनिवास ने। इन्होंने ही संस्कृतिकरण की अवधारणा भी दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक या सर्वदेशिक कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। ठीक है, इसे उग्रवादी नारीवाद भी कहा जाता है। उग्रवादी नारीवाद भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उसकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नृजाति केंद्रितवाद। नृजाति केंद्रितवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ समूह व्यवहार के द्वारा। यदि आपको किसी समूह का सदस्य बनना होता है तो आप उसी की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं, जिसे प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने यह माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SF नाडेल ने। ठीक है, SF नाडेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। उनकी पुस्तक का नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसी पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। शिकागो स्कूल के विसामान्यता यानी विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। ठीक है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।